सोल्यूशन। लिक्विड ए और बी आइडियल सोल्यूशन बना रहा है, तो ऑप्शन दे रहा है द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो? थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी अगर बताया गया होगा, हाँ उसमें भी बताया गया होगा, नहीं है उसमें? तो देखो यहाँ पे एंट्रोपी डेल्टा एस होता है चेंज इन एंट्रोपी, और डेल्टा एच ये चेंज इन एंथैल्पी जो अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे इसके पहले, और डेल्टा जी यानी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होता है। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज जो है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ना होता है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल प्रॉपर्टीज होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, तो ऑप्शन ए दिया हुआ द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, यानी इसका बोल रहा है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग यानी मिक्सचर का एंट्रोपी जीरो होगा। तो क्या करेक्ट है आइडियल के लिए? दूसरा बोल रहा है द फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, यानी ये ठीक है, मिक्सचर का एंट्रोपी यानी डेल्टा जी कितना होगा? जीरो। उसके बाद द फ्री एनर्जी एज वेल एज द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग आर इच जीरो, यानी ये दोनों को बोल रहा है थर्ड केस में कि दोनों जीरो होगा। किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। और फोर्थ में बोल रहा है द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। तो अभी मैं आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन सबका बताया था, एग्जाम्पल लिखवाया था, ठीक है, प्रॉपर्टी सबके लिए। तो क्या कौन सा करेक्ट होगा? फोर्थ नंबर, उसमें कहीं इसका मैं डिस्कस किया था, उसमें डेल्टा एस और डेल्टा जी का नहीं। कौन सा टर्म आया था? आइडियल के लिए क्या होनी चाहिए? डेल्टा एच यानी चेंज इन हीट क्या होनी चाहिए? जीरो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? डी हो जाएगा। डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, यानी मिक्सचर का एंथैल्पी जीरो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर देखो, बोल रहा है ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन ए सॉल्यूशन द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू क्या? मोलालिटी। यहां पे बोल रहा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन ए सॉल्यूशन द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम। कौन से इक्विलिब्रियम में होगा? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट। उसके बाद लिक्विड सॉल्यूट एंड सॉलिड सॉल्यूट, और फोर्थ में दिया है लिक्विड सॉल्यूट एंड सॉलिड सॉल्वेंट। कौन सा करेक्ट होगा? लिक्विड सॉल्वेंट और क्या? सॉलिड सॉल्वेंट ये होगा, या दूसरा लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्यूट, थर्ड में लिक्विड सॉल्यूट एंड सॉलिड सॉल्यूट, यानी थर्ड में दोनों सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में, सॉल्वेंट भी और सॉल्यूट दोनों किस में? सॉलिड स्टेट में। फर्स्ट में दिया है कि दोनों लिक्विड होनी चाहिए, यानी सॉलिड भी सॉल्वेंट और लिक्विड भी सॉल्वेंट, दोनों सॉल्वेंट। फोर्थ में लिक्विड सॉल्यूट और सॉलिड सॉल्वेंट। क्या होगा? उसमें मैं फ्रीजिंग पॉइंट का लिखाया था ना कि टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ या सॉलिड एंड लिक्विड को एग्जिस्ट, लिखाया था ना कि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड सब्सटेंस और लिक्विड सब्सटेंस एक साथ एग्जिस्ट करे, को एग्जिस्ट करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसका वो कॉमन टेम्परेचर होता है, उस सब्सटेंस का क्या होता है? कॉमन टेम्परेचर, जिसपे वो अपने सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड स्टेट में भी। तो उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो रहेगा, वो यानी लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड से लिक्विड। अगर मैं वाटर ले लिया तो वाटर के लिए देखो, तो यहाँ पे है ये लिक्विड स्टेट और यही वाटर सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट का मीनिंग क्या? आइस फॉर्म में रहेगा और ये वाटर। तो ये उस टेम्परेचर पे क्या होगा? यानी 0 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा बढ़ा दूं तो ये लिक्विड माने लगेगा, और डिक्रीज करूं तो किस में आएगा? वो सॉलिड में।
तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ना वो। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम स्टेज में कौन सा करेक्ट होगा? पहला, यानी लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, डिप्रेशन नहीं फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए नहीं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। चलो एक नेक्स्ट है, ये भी थ्योरेटिकल है। विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, कह रहा है कौन सा कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन के लिए सेटिस्फाइड नहीं करता है। पहला दिया हुआ है डेल्टा एच मिक्सचर का 0, सेकंड यानी सेकंड बोल रहा है कि डेल्टा वी फॉर मिक्सचर 0, और थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि डेल्टा एस फॉर मिक्सचर 0, और फोर्थ में बोल रहा है रॉल्स लॉ ओबे ऑफ रॉल्स लॉ। कौन सा करेक्ट होगा जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए सेटिस्फाइड नहीं कर सकता? कौन सा? पहला तो करेगा, इस पर आइसोथर्मिक होता है आइडियल का, डेल्टा एच 0 तो आइडियल, एंड आइसोथर्मिक डेल्टा भी 0 मिक्सचर के लिए तो आइडियल होता है और आइसोकोरिक होता है। तो कौन सा होगा? ये थर्ड, करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा, डेल्टा एस मिक्सचर के लिए यानी एंट्रोपी मिक्सचर के लिए 0, ये नहीं होता। चलो अभी हम लोग रॉल्स लॉ पार्शियल प्रेशर और डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़े थे, उस पर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो, अगर जिसके पास नहीं है तो लिखो एक क्वेश्चन। एट 40 डिग्री सेल्सियस, at 40 degree Celsius, the vapor pressure of pure liquids at 40 degree Celsius, the vapor pressure of pure liquid, the vapor pressure of pure liquids, benzene and toluene, benzene and toluene, ये दिया हुआ बेंजीन एंड टोलुइन, और इसका दिया हुआ 75 टॉर, और टोलुइन का दिया हुआ है 22 टॉर, यानी वेपर प्रेशर दिया हुआ है प्योर बेंजीन का और प्योर टोलुइन का कितना, एक का 75 टॉर और दूसरे का 22 टॉर, यानी टोलुइन का 22, बेंजीन का 75 रेस्पेक्टिवली। फुल स्टॉप के बाद लिखना एट द सेम टेम्परेचर, इसके बाद एट द सेम टेम्परेचर, एट द सेम temperature, the partial vapor pressure of benzene, the partial vapor pressure of benzene in a mixture of 78 gram benzene, 78 gram benzene and 46 gram toluene, and 46 gram toluene in tor, ठीक है। Assuming the ideal solution should be what? ऑप्शन अब दिया हुआ है इन सब के लिए 50,
बी में दिया हुआ है 25 और सी में 375 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 53.5। ठीक है, चलो ये दिया हुआ। यानी इसको आइडियल सॉल्यूशन कंसिडर करना है तो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मिक्सचर में 78 ग्राम बेंजीन है और 46 ग्राम टोल्यूइन है। टॉर में इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा वो निकालना है। और किसका पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है? बेंजीन का मिक्सचर में, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा टॉर में। क्या करेंगे? अभी हम लोग निकाले थे इसके लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग और डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन फेज की बात कर रहा था। यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन निकाले थे पी एस इक्वल्स टू कितना, पी ए प्लस पी बी। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए इसमें भी दो कंपोनेंट है, एक बेंजीन है दूसरा टोल्यूइन है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ यानी ए के अकॉर्डिंग क्या आया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। तो अब यहां ए को अगर मैं बेंजीन मान लिया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को मैं बी से रिप्रेजेंट कर लिया और पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन लिख सकते हैं ना। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यूइन को टी से मैं रिप्रेजेंट कर लिया तो एक्स टी इंटू पी नॉट टी ये आएगा। अब दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालो। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो, दोनों का मोल आएगा। एक का आ गया तो दूसरा का आ जाएगा। चलो तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। और देखो यहां पे दोनों का पी नॉट दिया हुआ है। ये पी नॉट किसका, बेंजीन का, पी नॉट बी इक्वल्स टू इतना, और ये पी नॉट टी, ये दोनों का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो पी नॉट दिया हुआ है दोनों का, मोल फ्रैक्शन हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि 78 ग्राम बेंजीन दिया हुआ है और 46 ग्राम टोल्यूइन, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। दोनों का ये मालूम हो गया तो बेंजीन का टोल्यूइन का पार्शियल प्रेशर आ गया। ठीक है, तो मुझे एक ही का पूछ रहा है, किसका, बेंजीन का, तो यहीं से आ जाएगा। तो क्या होगा, देखो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाता है, C6H6। इसका मास कितना होगा, मोलर मास कितना, 78 ग्राम ही होगा और गिवन मास भी उतना ही है। तो मोल्स कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ बेंजीन कितना, 78/78 1 मोल। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया हुआ, टोल्यूइन। और टोल्यूइन क्या होता है, ये टोल्यूइन इसको हम बोलते हैं, इसी को टोल्यूइन बोलते हैं। तो इसमें कितने कार्बन है, 7 कार्बन, तो C7 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, अब देखो हर एक जगह क्या है, एक एक हाइड्रोजन है, तो 5 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे, 8, तो 8 हो गया। इसका मीनिंग कि टोल्यूइन का मोलर मास हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8। अब बताओ कितना होगा इसका मास, 92 होगा। ठीक है, तो 92 दिया हुआ कितना, यानी कि मोल्स ऑफ टोल्यूइन हो गया 46/92, यानी ये 1/2.5, तो इसका मोल्स आ गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है तो
मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या करोगे, मोल्स ऑफ बेंजीन 1 बाई कितना, टोटल मोल बेंजीन प्लस टोल्यूइन, तो कितना आ जाएगा 1.5। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 10/15, और कमन क्या हो जाएगा, 5 कमन हो जाएगा तो 2, और यहाँ पे 3। तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन किसका, बेंजीन का। अब बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आ गया, आप पार्शियल प्रेशर किसका कैलकुलेट करनी है, बेंजीन का, तो यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, यानी Pb इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इनटू P0 भी। मोल फ्रैक्शन मिल गया 2/3। अब पार्शियल सॉरी प्योर स्टेट में कितना दिया हो बेंजीन का 75 टॉर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी कट जाएगा कितना 25 से, तो फाइनली कितना आ गया 50 टॉर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए नंबर। क्या हुआ, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, यही रूल अप्लाई करने हैं। तो बेंजीन के लिए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन प्योर स्टेट। तो ये बेंजीन का मैं शॉर्ट में एक्स भी लिख दिया हूं, मोल फ्रैक्शन। तो बेंजीन का मोल कितना है 1, और टोटल मोल कितना हो गया 1 प्लस, यानी बेंजीन प्लस टोल्यूइन, टोल्यूइन के यहाँ पे 0.5, इसको हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। अब 1 प्लस 0.5 कितना 1.5, इसको सिंप्लीफाई कर लिया 2/3, वहां पर रख लो इस इक्वेशन में आ जाएगा। चलो हो गया। क्या हो, चलो नेक्स्ट देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर shows a positive deviation from Raoult's law। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट में दिया हुआ ऑप्शन एसीटोन, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म ये हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है बेंजीन प्लस मिथेनॉल, ये हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है वाटर प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है वाटर प्लस क्या है HCl। तो इसमें क्या पूछ रहा है, चलो यहां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर से, जितने हैं लिक्विड पेयर्स दिया हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है जो पॉजिटिव डेविएशन कौन सा देगा। तो अभी मैं बताया था इसमें पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैं बताया था कि अगर दोनों कंपोनेंट सेम फैमिली से हो तो आइडियल, उसमें एक अगर अल्कोहल हो तो क्या देता है पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन। एक इनऑर्गेनिक एसिड हो तो नॉन आइडियल निगेटिव डेविएशन। ये क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड निगेटिव डेविएशन देगा, ये भी इनऑर्गेनिक एसिड निगेटिव डेविएशन, ये अल्कोहल है, इसका मीनिंग ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट क्या अल्कोहल है, इसका मीनिंग पॉजिटिव डेविएशन।
चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, उसके बाद हम लोग थ्योरेटिकल पॉइंट पे आएंगे। चलो देखो, ए मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल, ए मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा? C2H5OH, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ए मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल, दूसरा है प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। हैज वेपर प्रेशर of 290 mm, वेपर प्रेशर ऑफ 290 mm of Hg, 290 mm of Hg at 300 Kelvin, at 300 Kelvin, ठीक है। आगे लिखना, द वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल इज, द वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल इज प्रोपाइल अल्कोहल इज, ये दिया हुआ है 200 mm, 200 mm ऑफ Hg, 200 mm ऑफ Hg यहाँ पे लिखा हुआ, हाँ 200 यानी 200 mm। फुल स्टॉप के बाद बोल रहा है, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, यानी इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल if mole fraction of ethyl alcohol is 0.6 यानी 0.6, if mole fraction of ethyl alcohol is 0.6, then its vapor pressure at the same temperature, हो गया यहाँ तक, then its vapor pressure at same temperature, its vapor pressure at same temperature will be what? क्वेश्चन मार्क, यानी सेम टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर कितना होगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है 360, बी दिया हुआ है 350 और सी दिया हुआ है 300 और डी दिया हुआ है 700। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है? इथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल के मिक्सचर का वेपर प्रेशर दिया है 290 mm, यानी मिक्सचर का वेपर प्रेशर देने का मीनिंग क्या दे दिया? PS, यानी टोटल वेपर प्रेशर दे दिया सॉल्यूशन का, यानी कि 290, हाँ 290 mm ऑफ Hg दिया हुआ। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे द वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल, यानी ये प्योर का दे दिया P0, ET इथाइल अल्कोहल का कितना दे दिया? 200 mm। इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर, हाँ सॉरी प्रोपाइल अल्कोहल का दिया हुआ है वेपर प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन दिया हुआ किसका? इथाइल अल्कोहल का, और ये कितना दिया हुआ है? 0.6। तो पूछ रहा है इस टेम्परेचर पे, यानी सेम टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, ठीक है।
तो एक का मोल फ्रैक्शन दे दिया तो दूसरे का तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, 1 माइनस उतना कर लेंगे दूसरा का आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल कितना आ जाएगा, 0.4। ठीक है, अब मैं क्या करूं, यहां पे ये रूल अप्लाई कर लो कि पी एस इज इक्वल्स टू कितना, पी ए प्लस पी बी। और पी ए इसमें है क्या, दो कंपोनेंट, एक इथाइल अल्कोहल है एक प्रोपाइल है, तो पी एस इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल। देख सकते हैं ना। अब दोनों का मोल फ्रैक्शन पता है, एक का वेपर प्रेशर दिया दूसरे का पूछ रहा है, ये दिया हुआ पीएस आ जाएगा। पीएस कितना दे दिया हुआ 290 और इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कितना 0.6 और इसका वेपर प्रेशर इसी का तो पूछ रहा हूं। ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर में मान लिया कि ये x है जो मुझे फाइंड आउट करनी है, प्लस प्रोपाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन 0.4 इनटू इसका दिया हुआ है प्रोपाइल का 200, निकाल लो आ गया। ठीक है, तो 0.6x इज इक्वल्स टू 290 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट से 0 कैंसिल तो 80 आ जाएगा, तो कितना आ गया 210। ठीक है, अभी ये आ गया 0.6x इक्वल्स टू दिस वन, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 210 अब बाई 0.6, अभी पॉइंट हटेगा ऊपर 10 चला जाएगा, इसको आप डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा 3 से, यानी कि 2 से कटेगा तो 3 से ही कटा दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 तिया 6 और ये 7 तिया 21, तो कितना आ जाएगा यानी 350 mm कहीं है, हाँ ये है, बी नंबर हो जाएगा। हो गया, चलो तो हम लोग लास्ट पॉइंट थ्योरेटिकल पॉइंट क्या डिस्कस किए थे, इस तरह का ये आया था इसमें, इस तरह का हम लोग देखे थे ग्राफ, ये ज्वाइन कर रहा था। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा था वेपर प्रेशर और ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, आइडियल का, और ये नॉन आइडियल, ये भी नॉन आइडियल और ये भी नॉन आइडियल। ठीक है, चलो इसमें लिख लो, एक पॉइंट में लिखो, ये नॉन आइडियल पॉजिटिव दे रहा था, ये नॉन आइडियल निगेटिव नीचे वाला, और बीच वाले जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है वो कैसा दे रहा था, आइडियल। तो ये जो मैं पॉइंट पॉइंट से जो रिप्रेजेंट किया हूँ वेपर प्रेशर को मैं डिफाइन किया हूँ इधर, क्योंकि मैं वेपर प्रेशर लिया था और एक्स के अलॉन्ग मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो एक पॉइंट में लिख लेना, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और मिक्सचर, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन lie on a straight line, lie on a straight line which join the
vapor pressure of component which join the vapor pressure of component in pure state, which join the vapor pressure of component in pure state, then it is called ideal solution. Then it is called ideal solution. हो गया? इसको हम लोग यानी ये जो है पॉइंट से मैं जो रिप्रेजेंट किया हूं वे वेपर प्रेशर को डिफाइन किया हूं, यहां पे दिखाया हूं। तो सॉल्यूशन का ये जो वेपर प्रेशर इस लाइन पे अगर सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि ये पी नॉट ए था ना, क्या था पी नॉट, सॉरी पी नॉट बी था और ये पी नॉट ए था, ठीक है। तो पी नॉट ए और पी नॉट बी, ठीक है, ये दोनों क्या है, प्योर स्टेट में दोनों लिक्विड सब्सटेंस का, दोनों कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला ये क्या है, लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन जो कि दे रहा है। तो अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इन दोनों कंपोनेंट के प्योर स्टेट में जो लाइन ज्वाइन कर रहा है इस पर अगर लाई करता है, इसका मीनिंग सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल। लेकिन अगर इसके ऊपर वाले पे जा रहा है या नीचे वाले पे तो नॉन आइडियल होगा, और एक होगा पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा होगा निगेटिव डेविएशन। तो दूसरा पॉइंट लिख लेना, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन the vapor pressure of solution lie on the यहाँ पे लिख लेना, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लाई above the straight line, above the straight line, straight line or below the straight line, above the straight line or below the straight line, above the straight line or below the straight line, joining the vapor pressure, straight line joining the vapor pressure of pure component, line joining the vapor pressure of component in pure state या vapor pressure of pure component, ठीक है। then it is called non ideal positive deviation, non ideal positive deviation और नॉन आइडियल निगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन से ऊपर से पास करता है उस पर अगर सेटिस्फाई कर रहा है वेपर प्रेशर मिक्सचर का या सॉल्यूशन का तो नॉन आइडियल पॉजिटिव होगा, अगर बिलो कर रहा है तो नॉन आइडियल निगेटिव होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। लिखो, एट मैक्सिमम और मिनिमम
एट मैक्स और मिन यानी एट मैक्सिमम और मिनिमम नॉन आइडियल solution forms of a constant boiling point of mixture, constant boiling point of mixture is called azeotrophs or azeotropic mixture, is called azeotrophs or azeotropic mixture, is called azeotrophs यहाँ पे लिखा हुआ और azeotropic mixture. हो गया. तो इसी को एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं. तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट आ रहा था स्ट्रेट लाइन के अबाउ द स्ट्रेट लाइन और बिलो द स्ट्रेट लाइन, दोनों पे, एक पे मिनिमम और दूसरे पे मैक्सिमम आ रहा था. ग्राफ में हम लोग अभी देखे थे. तो मैक्सिमम पॉइंट पे या मिनिमम पॉइंट पे दोनों पे क्या बन रहा था? नॉन आइडियल सोल्यूशन. एक पे नॉन आइडियल पॉजिटिव और दूसरे पे नॉन आइडियल निगेटिव. तो उस पॉइंट पे जो है, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा मिक्सचर का, कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर को जो नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाता हो, उसी मिक्सचर को यहाँ पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोला जाता है. ठीक है. यानी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे जो है मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है और उसी पोजीशन पे नॉन आइडियल सोल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, और इसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहा जाएगा. ठीक है. दूसरा एक लिखना इसमें, सॉल्यूशन, हाँ अगला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है. सॉल्यूशन विच कंपोजिशन, सॉल्यूशन विच कंपोजिशन does not change, solution which composition does not change on distillation, does not change on distillation. ये डिस्टिलेशन का मीनिंग क्या होता है? हीट करना, हीट सप्लाई करना. does not change on distillation is called एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स. इट्स कॉल्ड एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. उसी का अल्टरनेटिव डेफिनेशन है एजियोट्रॉप्स. ठीक है. यानी कहने का मीनिंग कि वैसा सॉल्यूशन जिसको हीट करने पे उसका कंपोजिशन चेंज ना करे. ठीक है. उसका कंपोजिशन क्या रहे? कांस्टेंट रहे डिस्टिलेशन करने पे यानी हीट करने पे. तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. अब ये दो तरह का होगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स. ये दो होगा. ठीक है. लिखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स. तो मिनिमम के लिए यहां पे मिनिमम पे कैसा डेविएशन होगा? दिखने से तो लग रहा है मिनिमम पे क्या होगा? निगेटिव डेविएशन, लेकिन यहां पे नहीं, उल्टा होगा. मिनिमम पे कैसा होगा? पॉजिटिव डेविएशन. सुनने में कंफ्यूज आ रहा होगा,
इसमें डाउट लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स के लिए यहाँ पे पॉजिटिव आया है मिनिमम पे, मैक्सिमम पे निगेटिव आएगा, निगेटिव डेविएशन, और मिनिमम पे पॉजिटिव डेविएशन। एग्जाम्पल देखें। अब पॉजिटिव डेविएशन किस कंडीशन पे देता है, हम बताए थे मैं, एक कंपोनेंट अगर अल्कोहल हो तो, एक कंपोनेंट अगर इनऑर्गेनिक एसिड हो तो निगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल अगर वाटर ले लिया और एक कोई अल्कोहल ले लिया, जैसे इथाइल अल्कोहल C2H5 अल्कोहल, ये मिक्सचर, और यहाँ पे एक वाटर प्लस इनऑर्गेनिक एसिड ले लिया। वो किसके लिए बताया हूं मैं? हाँ, तो इसका मीनिंग तो लिखता नहीं है, पढ़ता है नहीं। सेम फैमिली किसके लिए बताया था? आइडियल के लिए ना। ये क्या है? नॉन आइडियल सोल्यूशन है ना। ये नेगेटिव पॉजिटिव कब देता है? नॉन आइडियल के लिए देता है ना। पढ़ोगे तब तो। ये नॉन आइडियल है, वो आइडियल के लिए सेम फैमिली है। तो यहाँ पे क्या है, ये नॉन आइडियल में दो होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और ये एक अगर अल्कोहल हो तो पॉजिटिव देगा और एक इनऑर्गेनिक एसिड हो तो निगेटिव देगा। ठीक है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ऐसे, इसका कंसंट्रेशन होता है 95.5%, इसमें एसिड का ये कंसंट्रेशन 20.3% के अप्रॉक्स होता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, और ये अल्कोहल इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे फिर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस और एसिड का HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। तो सेपरेटली अगर हम लोग देखें तो वाटर का 100, इथाइल अल्कोहल का 78, वहाँ पे वाटर का 100 और HCl का 20 डिग्री। लेकिन जब ये सोल्यूशन बनेगा, यानी सोल्यूशन के बाद, यानी इसका मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये इस केस में यहाँ पे ये हो जाता है, यानी इन दोनों से कम हो जाएगा 73 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स। और यहाँ पे इसमें मिक्सचर का यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और मिक्सचर ये हो जाता है 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इसको लिखो पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ। यानी क्यों उसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स नाम पड़ा, इसका मैक्सिमम पड़ा। मैक्सिमम में पॉजिटिव होनी चाहिए लेकिन नेगेटिव लिखा हूँ, मिनिमम में होना चाहिए नेगेटिव, जबकि वहाँ पे पॉजिटिव लिखा गया है, तो इसी के बेस पे लिखा गया है। हो गया सबका? ये 78 डिग्री सेल्सियस। ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है, अपने से कुछ नहीं किया गया, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, और इसके बेस पे और किसी का भी डिसाइड किया गया। तो देखो यहाँ पे हो गया सबका। यहाँ पे देखो इन दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट देखो, इसका कितना है 100 और इथाइल अल्कोहल का 78। लेकिन जब सोल्यूशन बना तो सोल्यूशन का यानी कि मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना चला गया, 73 डिग्री सेल्सियस। ये सभी एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ठीक है। तो इन दोनों कंपोनेंट से क्या इसका कम है ना, यानी दोनों कंपोनेंट इंडिविजुअली देखो, यानी इसका भी देखो और इसका, और फिर इससे कंपेयर करो। इन दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट से मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम आ गया ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स।
डेविएशन कैसा होगा, पॉजिटिव, लेकिन मिनिमम यानी दोनों से कम आ गया मिक्सचर का। इसमें क्या होगा कि दोनों कंपोनेंट का इंडिविजुअली देखो यहाँ पे, तो दोनों से क्या है, ज्यादा है इसमें, इसीलिए इसका मैक्सिमम पड़ा, जबकि नेगेटिव डेविएशन देगा। ठीक है, तो चलो लिखो, एक पॉइंट में लिख लो। अब एक चीज और कंफ्यूजन आ रहा होगा, देखो यहाँ पे अभी हम ये ग्राफ दिखाए थे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, तो ऊपर वाला क्या था, मैक्सिमम, और नीचे वाला मैक्सिमम था तो ये पॉजिटिव था, और ये मिनिमम था तो निगेटिव। तो इसके अकॉर्डिंग तो चेंज कर रहा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। अब देखो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के बीच क्या है, इनवर्सली का रिलेशन है ना। तो जो मैं ग्राफ दिखाया हूं किसका, वेपर प्रेशर का दिखाया हूं ना, बॉइलिंग पॉइंट का तो है नहीं, ये किसका है, वेपर प्रेशर का। अब वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली का। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर केस में मतलब टॉप पे, एक्सट्रीम पे है, अपवर्ड जा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा ना। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा, उल्टा भी सोच सकते हो। जिसका वेपर प्रेशर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो इसका कम है निगेटिव का वेपर प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि यहाँ पे बढ़ रहा। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करके चलो यहाँ पे लिख लो, इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर if the boiling point of mixture is less than the boiling point of if the boiling point of mixture is less than the boiling point of both components, less than the boiling point of both components, हाँ दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाए, हो गया। If the boiling point of mixture is less than the boiling point of both component, then it is called क्या, minimum boiling point azeotrophs, minimum boiling point azeotrophs। ठीक है, और जस्ट अपोजिट कर लो इसमें, if the boiling point of mixture is greater than the boiling point of both components, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। किसका, सेकंड का, हाँ उल्टा, यानी इसमें मिनिमम है, लेस है तो इसमें हायर हो जाएगा। तो इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर is greater than the boiling point of both components, then it is called maximum boiling point azeotrophs, maximum boiling point azeotrophs। चलो, तो एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन भी या मिक्सचर कंप्लीट हो गया। एक पॉइंट रह गया, सॉल्युबिलिटी। चलो लिखो, अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। हो गया, लिखो, नोट करो।
सोलबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? मैक्सिमम कितना अमाउंट डिजॉल्व कर सकता हूं सॉल्वेंट में, ठीक है। तो लिखो इसमें द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that dissolve completely, the maximum amount of solute that dissolve completely in a given amount of solvent, that dissolve completely in a given amount of solvent, in a given amount of solvent is called, sorry, in a solvent at constant temperature, at constant temperature is called solubility, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिजॉल्व completely in a given amount of solvent at constant temperature is called solubility, क्लियर। तो किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यानी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मैक्सिमम कितना अमाउंट डिजॉल्व कर सकता है, कितना ग्राम डिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम कर सकता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही होगी, ठीक है। इसका मीनिंग इसका यूनिट भी क्या होनी चाहिए ये भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यूनिट फॉर सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इसमें लिख लेना, it is usually expressed as gram per liter solution, ग्राम पर लीटर सोल्यूशन। इसका यूनिट जो है यानी सॉल्युबिलिटी को हम लोग ऐसे जनरली एस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यूनिट एस के लिए क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर। लेकिन इसका एक और यूनिट है वो भी यूज किया जाता है सॉल्युबिलिटी के लिए, थोड़ा सा लेकिन डिफरेंट है। तो इसमें लिख लेना, इट इज ऑल्सो expressed as मोल पर लीटर, मोल पर लीटर सोल्यूशन। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि मोल पर लीटर सोल्यूशन मोलरिटी का होता है, ठीक है। तो है तो वही थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, यानी कि अमाउंट जितना मास ज़्यादा होगा मोलरिटी ज़्यादा होगा, तो उसी पर डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पे है ग्राम पर लीटर, लेकिन उसी सॉल्यूट का उसी सब्सटेंस का मैं मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा और सब तो वहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं मोल में भी कर सकता हूं, इसीलिए इसका नाम, इसका जो है यूनिट मोल पर लीटर भी यूज होता है और ग्राम पर लीटर भी यूज होता है, दोनों चलता है, ठीक है। तो मोल पर लीटर सोल्यूशन और ग्राम पर लीटर सोल्यूशन। तो लिख लेना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के बेस पे कितने तरह का सॉल्यूशन होगा। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन एक हो जाएगा, दूसरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन,
और थर्ड में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और इसी को मेटा स्टेबल सॉल्यूशन भी बोला जाता है, मेटा स्टेबल सॉल्यूशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी: अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, या इसी का दूसरा नेम है मेटा स्टेबल सॉल्यूशन। चलो फर्स्ट में लिखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिखो फर्स्ट अनसैचुरेटेड में लिखो सॉल्यूशन इन विच more solute can be dissolved, to form saturated solution is called unsaturated solution. More solute can be dissolved to form saturated solution is called unsaturated solution. यानी कहने का मीनिंग कि अगर ऐसा कोई सोल्यूशन है जिसमें हम सॉल्यूट एक्स्ट्रा ऐड करते जाए तो डिजल्व होते जा रहा है, अगर यानी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजल्व होते जा रहा है और तब तक डिजल्व होते जा रहा है जब तक कि वो सैचुरेटेड कंडीशन में ना आ जाए, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। मतलब वो सॉल्यूट में एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहा हूँ, डिजल्व होते जा रहा हूँ, इसका मीनिंग कंसंट्रेशन बढ़ रहा। तो इसका दूसरा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन विच कंसंट्रेशन इंक्रीजेज ऑन डिजॉल्विंग द सॉल्यूट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा डेफिनेशन ये भी हम दे सकते हैं कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट को डिजॉल्व करने से उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उस तरह के सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बोले। ठीक है, चलो दूसरा लिख लो सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो इसका क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट ऐड करें तो डिजल्व ना हो पाए। जब डिजल्व नहीं होगा तो कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन विच कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड। तो दोनों में से जो इच्छा करे लिख सकते हो, लिख लो सॉल्यूशन विच कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, सॉल्यूशन, हाँ, solution which concentration remains constant
remains constant on dissolving the solute at constant temperature. On dissolving the solute at constant temperature is called saturated solution. हाँ, at constant temperature is called saturated. ठीक है, चलो नेक्स्ट में लिखना सुपर सैचुरेटेड और मेटा स्टेबल. थर्ड पॉइंट, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसमें लिखना solution that contains excess of solute, solution that contains excess of solute, excess of solute then required for the formation of saturated solution. Excess of solute then required for the formation of saturated solution. हो गया? Then required for the formation of saturated solution is called super saturated और मेटा स्टेबल सॉल्यूशन. सुपर सैचुरेटेड और मेटा स्टेबल सॉल्यूशन. इसका एक और लिख लेना अल्टरनेटिव डेफिनेशन, इसका भी है. सिंपल में ये भी लिख सकते हो, सॉल्यूशन इन विच प्रिसिपिटेशन आकर्स, सॉल्यूशन इन विच precipitation occurs is known as super saturated और मेटा स्टेबल सॉल्यूशन. ठीक है, तो इस जिसमें प्रिसिपिटेशन हो जाए, प्रिसिपिटेशन एग्जिस्ट करे या पीपीटी बनाए, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग मेटा स्टेबल सॉल्यूशन बोलेंगे या सुपर सैचुरेटेड बोलेंगे. या कहने का मीनिंग कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा वो सॉलिड पार्टिकल को कंटेन करता हो, डिजॉल्व करता हो, लेकिन बाद में पीपीटी बना ले, तो वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड. ठीक है, तो इसको देखो अपने डेली लाइफ से अगर इसको भी जोड़ सकते हो. सपोज कि यानी कि जैसे आदमी का नेचर 2-3 तरह का होता है. ठीक है, यानी कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लो कोई पार्टी फंक्शन है. ठीक है, और पार्टी फंक्शन में बहुत सारे वेराइटीज ऑफ आइटम्स रहता है, बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज रहता है खाने पीने के लिए. अब उसमें हर एक तरह के आदमी जाता है पार्टिसिपेट होने. कुछ लोग तो होता है जो पार्टी के नाम पे सुबह से खाना बंद कर देते हैं, क्योंकि पार्टी में जाएंगे तो वेराइटीज ऑफ आइटम्स मिलेगा, थोड़ा दबा कर खा लेंगे. और कुछ लोग होता है जो कितना भी वेराइटीज ऑफ आइटम्स मिले लेकिन उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और यानी जितना उसको डोज है उतना ही लेता है. ठीक है, और कुछ लोग इस कैटेगरी के भी होते हैं कि वो सुबह में चाहे जितना भी खा ले, लेकिन पार्टी फंक्शन अगर देखे तो उनका जो है भूख 2 गुना हो जाता है.
और पार्टी में जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा ले भी लेते हैं, और उस समय उनकी कैपेसिटी भी होती है कि ले ले, लेकिन घर जाते जाते जो है वो फिर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो पार्टी में तो गए तो ले लिए, एक्स्ट्रा दबा लिए, लेकिन घर आते आते क्या पता चला वो पीपीटी बना दिए, बाहर निकाल दिए, वोमिटिंग कर दिए। ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आ गए? उस तरह के लोग सुपर सेचुरेटेड हो गए, यानी आवश्यकता से ज्यादा वो रख लिए, ले लिए, लेकिन वो फिर बाद में क्या कर दिए? निकाल दिए, पीपीटी बना लिए, प्रिसिपिटेशन हो गया। तो उस तरह के लोग कैसा हो गया? सुपर सेचुरेटेड। और वोमिटिंग करने के बाद कैसा? काफी रिलैक्स फील करते हैं, यानी सुबह 6 बजे का उनका टाइम है उठने का, तो उठेंगे 8 बजे, काफी स्टेबल हो जाते हैं। और जो आदमी गया, ठीक है, और यानी कि सुबह से कुछ भी खाया पिया या नहीं खाया पिया, उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पार्टी फंक्शन में जितने भी वैरायटीज ऑफ आइटम्स देखा, लेकिन उनसे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जितना वो डेली लेते हैं उतनी ही लिए, तो वो किस में आ गए? सेचुरेटेड में। ठीक है, और कुछ लोग जो जाते हैं वो आइटम देख करके, वैरायटीज ऑफ आइटम देखकर उनकी भूख बढ़ गई, यानी अपने कंसंट्रेशन वो क्या कर लिए? बढ़ा लिए, तो वो अनसेचुरेटेड में चले गए। ये डेली लाइफ में भी होता है, हम लोगों को देखने को मिलता है, बस जोड़कर कनेक्ट करके सोचने की जरूरत है, क्या ये है क्या? अरे बहुत लोग इस तरह से होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है पार्टिकुलर, इसी पे फोकस मत करो। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एक एग्जांपल में लिख लेना सुपर सैचुरेटेड के लिए। हनी सब लोग यूज करता होगा, नाम भी सुना है और यूज भी करता होगा। ठीक है, तो लिख लेना, हनी इज ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हनी, मधु जो होता है, हाँ, सुपर सैचुरेटेड का एग्जांपल है। हनी इज ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या? अरे लिखो ना, हनी इज ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हेंस added of excess of solute, hence added of excess of solute does not dissolve. ठीक है, does not dissolve. hence added of excess of solute, अरे ऐसे लिखो ना, added of excess of solute does not dissolve. तो सुपर सेचुरेटेड होने की वजह से अगर हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करें तो वो डिजल्व नहीं करता। ठीक है, तो हनी में सॉल्यूट डालो, वो डिजल्व नहीं होता। ठीक है, इसीलिए इसको सुपर सेचुरेटेड बोला जाता है। तो दोनों तरह से, इसीलिए मैं दोनों डेफिनेशन इसका लिखा दिया, या तो प्रेसिपिटेशन हो जाए, पीपीटी बना ले तो भी सुपर सेचुरेटेड, या एक्स्ट्रा अमाउंट डिजल्व ना हो। ठीक है, वो ऑलरेडी पहले से ही वो एक्स्ट्रा ले चुका है, एक्सेस ले चुका है, डिजल्व कर चुका है सेचुरेशन से भी ज़्यादा, इसलिए वो अगर एक्स्ट्रा मैं ऐड करूंगा तो डिजल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के सोल्यूशन को सुपर सेचुरेटेड या मेटा स्टेबल बोला जाता है। अब चलो अगला पॉइंट इसमें लिख लाना, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility. Factors affecting of solubility. ठीक है, यानी कौन कौन से फैक्टर्स है जो सोलबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन ले ले, जो सॉल्यूशन किस टाइप्स का है।
तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, यहां पे लिख लेना, सॉल्युबिलिटी कर लेना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कौन से सॉल्यूशन मैं ले रहा हूं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए सॉल्युबिलिटी मुझे देखना। तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए सॉल्युबिलिटी पे कौन से फैक्टर्स होगा, तो पहला फैक्टर्स हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। लिख लेना, इसमें पॉइंट में लिखना, solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid solution depends on temperature, solubility of solid in liquid solution depends on temperature, ठीक है। यानी टेम्परेचर पर जब डिपेंड करेगा तो ये अब यहाँ से ये भी पता करना होगा कि सॉल्यूशन जो बन रहा है उसमें किस तरह का प्रोसेस हो रहा है, एंडोथर्मिक फिनोमेना हो रहा है या एक्सोथर्मिक हो रहा है, वो भी यहाँ पे कंसिडर करना होगा। तो सपोज कि कोई ए कंपोनेंट मैं लिया और बी कंपोनेंट, और ये सॉल्यूशन जो भी बना रहा है तो ए अगर एंडोथर्मिक हो रहा है, यानी यहाँ पे मैं दिखा दिया कि -x किलो कैलोरी, तो यहाँ पे ध्यान दो ये इक्वेशन में -x है, ये क्या डिफाइन कर रहा है, हीट या एनर्जी जो भी है। तो जो एनर्जी यहाँ पे डिफाइन कर रहा है वो क्या रिलीज कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे माइनस है, इसका मीनिंग कि बाहर है तो क्या है प्लस, आया समझ में, हाँ राइट साइड है प्रोडक्ट साइड, तो इक्वेशन में माइनस है, इसका मीनिंग कि डेल्टा एच यहाँ पे क्या हो जाएगा +x किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, यानी पॉजिटिव आया ना, और डेल्टा एच पॉजिटिव का मीनिंग क्या हो गया, एंडोथर्मिक, ठीक है, यानी हीट इज रिक्वायर्ड गिवन टू द रिएक्टेंट, ठीक है। तो हीट यहाँ पे क्या होगा, हीट देने की जरूरत पड़ेगी, हीट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हीट देना पड़ रहा है, हीट देने से इसका मीनिंग की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे लिख लेना हीट देना पड़ रहा है, एंडोथर्मिक होगा, इसका मीनिंग कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, ये भी बढ़ेगी, ठीक है। यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ाऊं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, डायरेक्टली रिलेशन होगा। चलो हो गया। अब नेक्स्ट मैं ले रहा हूं, अब इसमें यहां पे मैं प्लस कर दिया, मैं इसी को तुम अगला लिख लेना, मैं इसी में दिखा दे रहा हूं, ठीक है। अब ये प्लस यहां पे साइन आ गया, प्लस का मीनिंग क्या हो गया, बाहर निकालेंगे तो यह निगेटिव है, निगेटिव का मीनिंग यहां पे एक्सोथर्मिक, हाँ ठीक है, यहाँ पे यानी डेल्टा एच आ जाएगा निगेटिव, ठीक है,
और डेल्टा एच निगेटिव का मीनिंग कि एक्सोथर्मिक फिनोमेना होगा प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या होगा? हीट इज रिलीज्ड, यानी हीट रिलीज कर रहा है। तो ये तो खुद हीट रिलीज कर रहा है, तो इसको हीट की जरूरत नहीं है। यानी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो ये क्या सोल्युबिलिटी अब यहाँ पे डिक्रीज करेगी। ये तो खुद अपने ऑटोमेटिक क्या हो रहा है? हीट रिलीज कर रहा है, तो इसको हीट देने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो ये सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। किसके लिए? एक्सोथर्मिक फिनोमेना के लिए। हो गया है? सेकंड पॉइंट इसमें लिख लेना, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है सोल्युबिलिटी। इनकी नेचर कैसी होनी चाहिए? क्या हो? हाँ, तो हीट रिलीज कर रहा है वो, तो खुद उसके पास इतनी हीट है, उसको हीट देने की जरूरत ही नहीं है। तो हीट तो खुद रिलीज कर रहा है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो हीट अगर मैं दूं तो और अनस्टेबल हो जाएगा ना, इसीलिए सोल्युबिलिटी घट जाएगी, यानी कि हीट में बढ़ाऊं तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा होनी चाहिए? तो एक पॉइंट लिख लेना, लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका मीनिंग सबको पता है, नेचर सेम होनी चाहिए। यानी अगर सॉल्वेंट पोलर है तो सॉल्यूट भी क्या होनी चाहिए? पोलर। यानी पोलर को पोलर फेवर करेगा और नॉन पोलर को नॉन पोलर। तो एक अगर पोलर हो गया दूसरा नॉन पोलर तो फिर सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। सेम नेचर का होनी चाहिए। यानी इट मीन्स हम कह सकते हैं, ठीक है, कि पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट होनी चाहिए। तो यहां पे दोनों सेम है, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट, या दूसरा नॉन पोलर सॉल्यूट तो नॉन पोलर सॉल्वेंट भी होनी चाहिए। तो इस केस में क्या होगा? नेचर सेम होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी, ठीक है। यानी पोलर पोलर को फेवर करेगा, नॉन पोलर को फेवर करेगा, लेकिन अपोजिट होगा तो डिक्रीज करेगा। पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर सॉल्वेंट, या बोल सकते हैं कि नॉन पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट। तो इस केस में क्या होगा?
सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, अपोजिट होगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी और सेम होगा पोलैरिटी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। हो गया? चलो थर्ड पॉइंट लिख लेना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा ये देख लो। लिख लो इसमें, since solids and liquids are already compressed, hence change of pressure क्या हुआ? इफेक्ट ऑफ प्रेशर थर्ड पॉइंट है, तो यहां पे मैं लिखा हूं, अब पहले ये लिख लो, since solids and liquids are already compressed, hence change of pressure hence change of pressure, लिख लो, मैं लिख दे रहा हूं, change of pressure has no effect on solubility of solid in लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्चुअली सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस ऑलरेडी कंप्रेस्ड होता है, इसमें कंप्रेसिबिलिटी लगभग नेग्लिजिबल होता है। सॉलिड में तो 100% जीरो होता है कंप्रेसिबिलिटी, यानी सॉलिड को जैसे ये है, इसको दबाओ, क्या ये थोड़ा सा दबेगा, कंप्रेशन होगा? नहीं। लिक्विड में मतलब वो भी नेग्लिजिबल होता है, थोड़ा सा माइनर ज़्यादा इससे होगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन वो भी क्या होगा, नहीं के बराबर। ठीक है, तो इसीलिए सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस क्या होते हैं, ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं। तो इन पे अगर प्रेशर इफेक्ट लगाया जाए, प्रेशर चेंज किया जाए, यानी प्रेशर लगाया जाए, तो सोलबिलिटी का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिर्फ इस सॉल्यूशन के लिए, यानी सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए इस पे कोई इफेक्ट प्रेशर का नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मीनिंग प्रेशर का इफेक्ट अगर देखे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन क्या, इंडिपेंडेंट। ठीक है,